हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 23 अगस्त है। आज के करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है, अभी आपको मालूम है सुशांत सिंह का केस सीबीआई को मिल गया है। तो ये न्यूज में है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है सुशांत सिंह के केस का। तो इसमें सीबीआई में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। इसके अंदर ये काम करती है सीबीआई। इसका काम क्या है? ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का काम करती है क्राइम से रिलेटेड। किन क्राइमों को ये देखती है? इकोनॉमिक हो या स्पेशल क्राइम हो उसको, हाई प्रोफाइल केस हो उसको, या फिर करप्शन का भी केस हो तो उसको भी ये हैंडल करती है। कभी कभी हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि सीबीआई जो है वो सरकार के अंदर काम करती है, सरकार का तोता इसको बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो काम हम लोगों ने देखा, इसका फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? तो 1941 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इसके तहत, यानी कि 1941 में हुआ होगा तो ब्रिटिश ने किया होगा इसका फॉर्मेशन। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। ऋषि कुमार शुक्ला ये जो है इसके अभी डायरेक्टर है, किसके? सीबीआई के। और अभी जो सुशांत सिंह का केस सीबीआई को हैंडल किया गया है, तो आप न्यूज में जान रहे होंगे कि सुशांत सिंह के केस को सीबीआई ही इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक चीज और न्यूज में चलता रहता है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इसके बारे में भी बराबर न्यूज में आप सुनते होंगे। ये क्या है? ये है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो करप्शन से रिलेटेड नियम कानून है वो दो एक्ट को वो फॉलो करवाती है। वो दो एक्ट कौन कौन सा है? एक तो फेमा एक्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये दो एक्ट है, एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसको ये इन्फोर्स करवाती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है, ईडी। इसमें अभी एक चीज और है कि इकोनॉमिक क्राइम को ये देखती है, जो एंटी करप्शन से रिलेटेड क्राइम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड क्राइम होता है, उसको ये हैंडल करती है। एक चीज और इसमें सीबीआई के बारे में कि आरटीआई जो है उससे इसको अलग रखा गया है। आरटीआई लागू नहीं होता है सीबीआई के ऊपर, ठीक है। और इसका हिंदी होता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। और यह है आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1952 में, सॉरी 1956 में फॉर्मेशन इसका हुआ था। और इसमें ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो किस मिनिस्ट्री में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसकी मिनिस्टर अभी निर्मला सीतारमण है। इसके बाद देखते हैं, अब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये न्यूज में क्यों है? इसको एफएटीएफ शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन, पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है ये। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1989 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस। और मेंबर कंट्री की संख्या है 39। इसके प्रेसिडेंट है मार्कस प्लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बॉडी एफएटीएफ। इसके मेंबर हैं 39। इंडिया इनका मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो हाँ इंडिया इसका मेंबर है। हुआ क्या है कि एफएटीएफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीजों को देखता है पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एक तो मेंबर कंट्री है वो भी, और मेंबर कंट्री जो नहीं है वो भी। तो इसने क्या किया है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है अभी। मैं बताता हूं क्या है ये। तो उसको अब ग्रे लिस्ट से हटा के पाकिस्तान को डालने वाला है ब्लैक लिस्ट में। तो पाकिस्तान परेशान है इस बात से कि मुझे इस लिस्ट से निकाल के जब ब्लैक लिस्ट में डाल देगा, तो ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है कि उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जा सकता है। अभी एक तो कोरोना चल रहा है पाकिस्तान में भी, दूसरी कि वहां पे बहुत आतंकवादी गतिविधियां हैं पाकिस्तान में। तो टेरर फाइनेंसिंग को ये देखती है संस्था। इस संस्था ने बोला पाकिस्तान को कि आप अपने देश से टेरर को कम कीजिए, उनके जो प्रॉपर्टी है उसको आप जब्त कीजिए, उनका लाइसेंस रद्द कीजिए, बाहर आने जाने पर रोक लगाइए। तो इन सब चीजों को पाकिस्तान को बोला गया। तो पाकिस्तान ने भी क्या किया है कि 88 टेरर ग्रुप जो है पाकिस्तान में,
उसका नाम ओपनली फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने बोला है कि हाँ कबूल करता हूं कि मेरे यहां पे हैं टेरर और टेररिस्ट हैं और उनका नाम ये है। उसमें दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे भी टेररिस्ट हैं, उनका नाम भी अभी सामने आया है। तो उसको बोल रहा है पाकिस्तान कि हम अब इनको जो है समाप्त करेंगे टेररिस्ट को। और यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके लिस्ट के हिसाब से पाकिस्तान ने अभी जो है प्रतिबंधित किया है किसको, 88 ग्रुप को, जो टेरर ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर टेरर ग्रुप है, उसको इसने प्रतिबंधित किया है अभी। क्योंकि FATF ने इसको ग्रे लिस्ट में अभी तक डाला हुआ है। 2 ही लिस्ट होती है इसमें, एक ग्रे लिस्ट एक ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में अभी 2 कंट्री है, एक है ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया। ये 2 कंट्री है ब्लैक लिस्ट में। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। अगर ये ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो जैसे ये है वर्ल्ड बैंक, फिर है IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, और भी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो और भी जो इस तरह की संस्था है जो कंट्री को लोन देती है, तो वो पाकिस्तान को लोन नहीं देगी। तो पाकिस्तान तो एक कोरोना से भी जूझ रहा है, दूसरा वो गरीब कंट्री भी है, तीसरा कि उसको जब लोन नहीं मिलेगा तो ले दे के उसका एक फ्रेंड बचा है जो है चाइना, वो थोड़ा बहुत मदद करे तो करे। तो इसलिए पाकिस्तान ऐसा जता रहा है कि नहीं नहीं हम लोग सुधर गए हैं और अब टेरर को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि FATF जो है उसका स्थापना हुआ था 1989 में, पेरिस में हेडक्वार्टर है और मेंबर हैं 39। ये इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया भी इसका सक्रिय सदस्य है इसका FATF का। और इसमें एक चीज और कि ये तो टेरर फाइनेंसिंग को देखती ही है और साथ ही साथ ये मनी लॉन्ड्रिंग को भी हैंडल करती है, तो इंटरनेशनली करती है, वर्ल्ड वाइड करती है। और ये जो संस्था है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि अलग अलग देश की गवर्नमेंट इस संस्था से जुड़ी रहती है, ठीक है। उसके बाद MS धोनी ने अभी रिटायरमेंट घोषणा की थी, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया भी है पिछले वीडियो में। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने इनको लेटर लिखा, इंपॉर्टेंट इस हिसाब से भी है। और दूसरा ये कि इन्होंने संन्यास लिया, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं कैरियर क्या है इनका। T20 का वर्ल्ड कप 2007 में इन्होंने इंडिया को दिलाया था और 2011 में ODI का वर्ल्ड कप इन्होंने इंडिया को दिलवाया था, ठीक है। और तीसरा चीज है कि चैंपियन ट्रॉफी 2013 में इन्होंने दिलवाया था। यानी कि ICC की तीनों जो बड़ी ट्रॉफियां हैं उस तीनों ट्रॉफी में ये जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान थे। और इनका टेस्ट कैरियर की अगर बात करें तो 90 टेस्ट इन्होंने खेला है, 4876 रन बनाया था। ODI की बात करें, वनडे इंटरनेशनल मैचों की, तो 350 मैच खेल के इन्होंने 10,773 रन बनाया था। T20 की बात करें तो 98 मैच खेल के इन्होंने 1,617 रन बनाए थे। और ये सेंचुरी है, ये 50 है। और ODI की जैसे 6 सेंचुरी इन्होंने मारा है टेस्ट में, 33, 50, 10 जो सेंचुरी है वो ODI में, 73 जो है वो 50 मारा है। और T20 में सेंचुरी नहीं मारा है, 2 बार 50 इन्होंने लगाया है। तो ये MS धोनी के बारे में, ये कहाँ के हैं, तो रांची के। ओके, अब है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान वाणिज्यिक गलियारा। ये भी न्यूज में भी क्यों है कि चाइना और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का भी मीटिंग हुआ है और उन्होंने जो है कश्मीर के बारे में बात की है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इंडिया को आपको पता है कि भारत का अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर, और भारत इस मामले पे किसी देश का हस्तक्षेप भी नहीं चाहता है जम्मू कश्मीर के मामले में। लेकिन चाइना जो है बार बार वो इसके बारे में जिक्र करके चाहता है कि भारत को कंटेन करें वो, ठीक है। लेकिन इंडिया ने इसका गहरा जो है विरोध जताया है। अभी स्टेटमेंट जारी किया गया है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, भारत की तरफ से, ठीक है। तो CPEC के बारे में देखते हैं, ये क्या है जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये है कि काशघर है चाइना में और यहां से ग्वादार पोर्ट तक, काशघर चाइना से लेके ग्वादार पोर्ट तक जो है चाइना क्या कर रहा है, रोड डेवलप कर रहा है, ठीक है। पोर्ट भी डेवलप करेगा,
जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना ही डेवलप कर रहा है, साथ साथ ही रेल लाइन भी बिछाएगा। ठीक है, तो साउथ वेस्ट पाकिस्तान से सीधा कनेक्टिविटी होगी नॉर्थ वेस्ट चाइना तक। तो चाइना क्या करेगा कि अपने माल को लाएगा पोर्ट तक, यहाँ तक, और फिर जो है वो जहाज से, जो पानी वाली जहाज है उससे वो अलग अलग कंट्री में भेजेगा। तो चाइना का ये मतलब बहुत ही स्ट्रेटजिक जो ये प्रोजेक्ट है, तो इस प्रोजेक्ट को चाइना बना रहा है। तो इसमें खास बात ये है कि जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यहां से भी रोड और रेल लिंक जो है वो जाएगी। तो इंडिया को इस पे कंसर्न है कि नहीं, पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है और इलीगली रूप से पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। तो हम इसको एक ना एक दिन अपने कब्जे में करेंगे और ये हमारे पास होगा। तो इसी वजह से जो है ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें इसके लिए सीपैक के लिए बार बार इंडिया बोल रहा है कि नहीं, आप इसको पीओके से लेके ना जाएं। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि एक एग्जाम में पूछा था, वन बेल्ट वन रोड, इसी को BRI भी बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये पूछा था बीपीएससी के एग्जाम में कि ये किस देश का प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट किस देश का है, तो ये चाइना का है। तो जो वेस्ट एशिया है वहां तक चाइना कवर करेगा, इसको बहुत ज्यादा पैसा से लगा के चाइना उसमें रोड, फिर रेल लिंक और अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है चाइना। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सीपेक जो है वो किन किन देशों का प्रोजेक्ट है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर ऑप्शन में रहे कि सीपेक में इंडिया है भी या नहीं है, तो इंडिया इसमें नहीं है। चाइना बोलता है कि आप भी आइए इसमें साथ दीजिए हम लोगों का, लेकिन पीओके की वजह से इंडिया इसको मना कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूज में आ रहा था कि ओपन API सर्विस, ये क्या है, तो आरोग्य सेतु जो ऐप है, उस ऐप को जिस टीम ने डेवलप किया है, उस टीम ने इसको बनाया है एक्स्ट्रा फीचर के रूप में, और वही जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, उसी के अंदर इसको काम करेगा ये ओपन API सर्विस। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जो भी जो फैक्ट्री है या फिर जो कमर्शियल काम जहां पे होता है, 50 से ज्यादा वर्कर जहां काम करते हैं, उस संस्था में वर्कर 50 से ज्यादा वर्कर जहां काम करते हैं, उस संस्था में ये ऐप के थ्रू जो आरोग्य सेतु है उसमें जो ये फीचर होगा, तो पहले रजिस्टर करवाएंगे जाके इस फीचर को, और इस फीचर के थ्रू जो उसके 50 से ज्यादा वर्कर या 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, उन वर्कर के बारे में कोरोना से रिलेटेड उनको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो वर्कर हैं उनको ये बात का पता भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कि कोरोना से उनका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि हाँ, ये एम्प्लॉई जो है वो कोरोना से संक्रमित है, तो उसे वो मना कर सकेंगे कि आप जो है अपना काम घर से ही कीजिए, आने की जरूरत नहीं है। तो इस ऐप को इस ऐप के अंदर, आरोग्य सेतु ऐप के अंदर इसको डेवलप किया गया। आरोग्य सेतु ऐप आपको मालूम होगा, अब 2 अप्रैल 2020 को इसको शुरू किया गया था, लॉन्च किया गया, और अभी तक इसमें 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, और सबसे ज्यादा इंस्टॉल करने वाला इंडिया का ये ऐप भी बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओपन API सर्विस एग्जाम में पूछेगा कि क्या है, तो आरोग्य सेतु के अंदर काम करने वाला ये भी एक जो इसका इंटरफेस है, और इसमें जो वर्कर हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी कोरोना से रिलेटेड कि कौन से वर्कर इसमें कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है। और खास बात यही है कि 50 से ज्यादा जो वर्कर कहीं काम करते हैं उस संस्था को ये रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा उसके इस ऐप पे, आरोग्य सेतु ऐप पे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये क्यों है चर्चा में? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो टॉय बनाते हैं, खिलौना बनाते हैं, उससे इनकी मीटिंग हुई है। जो मैन्युफैक्चरर हैं, खिलौना बनाते हैं, उनसे इनकी मीटिंग हुई PM की, और इन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं जब वो छोटे रहते हैं, स्कूल में जाते हैं या फिर आंगनबाड़ी में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ पे उन्हें खिलौने से उन्हें खेलने देना चाहिए, और खिलौने को इस तरह का बनाना चाहिए कि उनके पढ़ाई में वो हेल्प कर सकें, ताकि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। छोटे बच्चों का, जब बच्चे छोटे होते हैं तो खिलौनों का या फिर जिन चीज़ों से खेलते हैं उनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है इन चीज़ों का। तो आंगनबाड़ी केंद्र हो गया या फिर जो स्कूल हो गए, उसमें इन चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा मोदी ने कहा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को भी
बल मिलेगा, इसके स्पिरिट को और ज़्यादा बल मिलेगा। इसमें है क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत में क्या चीज़ है ये 31 अक्टूबर 2015 को पीएम मोदी जी ने इसको शुरू किया था, ठीक है। और इसके तहत एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कोलैबोरेशन करता है, यानी कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ आता है। जैसे कि अगर बात करें दिल्ली के साथ पेयरिंग कर दिया गया, आपका मान के चलिए दिल्ली के साथ पेयरिंग कर दिया गया हरियाणा का, बिहार के साथ कर दिया गया केरला का, तो इसमें क्या होगा कि पेयरिंग करने के बाद एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के बारे में जानेंगे कि उनका कल्चर क्या है, वहाँ किस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता है, किस तरह से लोग वहाँ खाना खाते हैं, किस तरह के वो खेल खेलते हैं बच्चे, अलग अलग स्टेट में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। क्योंकि आपको पता है भारत जो है विविधताओं भरा देश है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है भारत के अंदर। तो इसको जो है डाइवर्सिटी होने की वजह से ही इसको स्टेट का पेयरिंग किया जा रहा है, ताकि एक स्टेट दूसरे स्टेट को जान सकें। और इससे होगा क्या कि जो भारत की यूनिटी है और इंटीग्रिटी है, इसको बनाए रखे जाने में ये बहुत ही मददगार साबित होगा। तो इस उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत को शुरू किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।